स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपकी सत्तारण शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भदेल और देवनानी की मौजूदगी में जीवंत रही निगम की सभा। बहसों के बीच गुजरा दिन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। हेलमेट के लिए किया जागरूक। मदद के बहाने फिर साइबर हेराफेरी का मामला आया सामने। एटीएम कार्ड बदलकर हजारों की लगाई चपत। जेल प्रहरियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अन्न त्यागने तक की कर दी घोषणा। नगर निगम की साधारण सभा में लंच ब्रेक से पहले महापौर ब्रजता हाड़ा ने यूजर चार्ज वसूली स्थगित करने के आदेश जारी किए। वहीं आयुक्त सुशील कुमार ने प्रावधानों में अधिकार नहीं होने की बात कही। वहीं लंच ब्रेक के बाद पार्षदों ने अधिकारियों पर शिकायत पर सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए। कांग्रेस सरकार के 2019 के नोटिफिकेशन के आधार पर जो यहाँ अजमेर नगर निगम में पिछले दिनों व्यापारियों से बिना सदन की राय के यूज़र चार्ज लिया जा रहा था, उस पे सदन ने आज सर्वसम्मति से इस यूज़र चार्ज की क्रियान्विति रोकने की प्रस्ताव पारित किया है और मेयर ने इसका अनाउंसमेंट भी किया है कि इसकी क्रियान्विति तुरंत प्रभाव से रोकी जाती है। बार बार सीओ के बारे में हर पार्षद शिकायत भी कर रहा था और जब उसके खिलाफ अपन ने कार्रवाई करने की बात रखी तो हमारे कांग्रेसी पार्षदों ने उसके खिलाफ कार्रवाई न करने की भी बात रखी। मुझे इनके दोहरेपन पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। यदि एक और तो आप कह रहे हो कि साहब सीओ साहब भ्रमित कर रहे हैं, सीओ साहब तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ जब कार्रवाई की बात होती है तो उनके पक्ष क्यों ले रहे? इसलिए मुझे लगता है कि वे इस समय असमंजस की स्थिति में है। भाजपा के सारे पार्षद सर्वसम्मति से इसकी क्रियान्विति रोकने के पक्ष में थे और इस आधार पर मेयर ने इसकी क्रियान्विति तत्काल प्रभाव से रोकी जा रही है। आगे इसको स्थगित या निरस्त इस दो शब्दों पे जरूर अभी तक कोई निर्णय इन्होंने नहीं किया है। मैं समझता हूँ इस पे भी किसी भी स्तर पर मार्गदर्शन लेकर के इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन हम अजमेर में किसी भी व्यापारी से यूज़र चार्ज नहीं लेने देंगे। ये प्रस्ताव के बाद भी यदि कोई अधिकारी उसको लेने का प्रयत्न करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इसका विरोध करेंगे और इस सड़क पे आकर के भी हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आवश्यकता हुई तो हम विधानसभा में भी, मैंने प्रश्न तो लगाए, लेकिन मैं इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। निगम की आज जो साधारण सभा हो रही है वो आज इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि आज की जो सभा है उस सभा में अजमेर शहर पर रोपित किए गए यूजर चार्ज को लेकर के विशेष चर्चा की जानी है। 2/3 सदस्यों ने इस मांग को रखते हुए ये चर्चा की है। तो निश्चित रूप से इस चर्चा के बाद में जो व्यवस्था आने वाली है वो शहर हित में ही आने वाली है क्योंकि राज्य सरकार के आदेशों से ये लागू हुआ है और हम चाहते हैं कि शहर पर ये लागू ना हो ताकि शहर को किसी अतिरिक्त कर के बोझ से नहीं दबाया जा सके। इसमें यूजर चार्जेस के बारे में डिस्कशन हुआ, अच्छा हुआ। फिर बाद में 1 घंटे का हमारे माननीय महापौर महोदय ने मौका दिया कि अपनी बात कहें। हम मानते हैं कि पार्षदों को अपनी बात कहनी चाहिए और क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी का व्यवस्था है, उस डेमोक्रेसी में आप बात करें, कहें अपनी बात। इसमें हमें कोई भी वो नहीं है कि फीलिंग नहीं है कि भी आपने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी बात पे ये कहना फलाना कि यार फलाना नाले में ये बात थी, उसकी क्वालिटी ख़राब है, या वो तो नाला जो एक प्रारंभिक स्टेज पे है, एक प्रारंभिक स्टेज नाले की खुदाई होती है, इसमें पीसीसी होती है, खरंजा है, तो उसकी काफ़ी बाद की स्टेज है। जैसे उसमें दीवारें बननी है, उसमें फर्श होना है, तो उसमें क्वालिटी चेक होती है। तो क्वालिटी तो हम चेक करेंगे और उसमें कोई गलती है या कोई सुधार करेंगे, निश्चित रूप से सुधार करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर पे आरोपित नहीं करना चाहिए कि ऐसा हुआ, तो ये उचित नहीं लगा मुझे। और हमारे दूसरे साथी अधिकारी भी हैं, उन पर भी कोई भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो कोई सिद्ध नहीं है। और वो कोई ऐसी, या तो उनको प्रूव किया जाए, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो तो हम माने। तो ये थोड़ा सा
अब उनकी भी गरिमा हम रखते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं सभी पार्षद महोदयों का। और जब भी वो आते हैं उनको जैसे बताते हैं, सामान देते हैं, सीट देते हैं, तो हमारा भी उतना भी वो भी हमारा करें मान सम्मान। वो तो बराबर की चीज़, इक्वलिटी हो तो नहीं। हमने कोई अभी बहिष्कार नहीं किया, हम सब यहाँ बैठे हैं। जब भी हमारे कमिश्नर साहब या महापौर महोदय कहेंगे हम जाएंगे और हमारी बात रखेंगे, और वो भी हमारी बात, पार्षद महोदय अपनी बात रखें, हम भी हमारी बात रखना चाहेंगे। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को हेलमेट मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने हेलमेट को लेकर लोगों को जागरूक किया। रैली को हरी झंडी पुलिस महानिरीक्षक रुपेंद्र सिंह ने दिखाई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और संदेश दिया कि हेलमेट से जान बचती है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि गुरुवार को हेलमेट मोटरसाइकिल रैली रीजनल कॉलेज से रवाना हुई, जो वैशाली नगर, पुरानी चौपाटी, बजरंगगढ़ चौराहा, पुरानी आरपीएससी, एलिवेटेड रोड, मार्टिनडल ब्रिज, श्रीनगर रोड, बस स्टैंड से इंडोर स्टेडियम तक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, यातायात सीओ रामावतार चौधरी सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारी मौजूद थे। जिले के लगभग 1800 से अधिक स्कूलों में 12 जनवरी को निबंध स्लोगन प्रतियोगिता तथा 13 जनवरी को पोस्टर एवं कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 14 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर निबंध, स्लोगन, पोस्टर एवं कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रविवार 15 जनवरी को जिला स्तरीय ऑनलाइन रोड सेफ्टी क्विज का आयोजन होगा। इसमें लगभग 10,000 से अधिक छात्र छात्राएं प्रतिभागी होंगे। निबंध स्लोगन प्रतियोगिताएं जिले के समस्त विद्यालयों में होंगी। ग्राम पंचायतों एवं खनन क्षेत्रों में गैर मोटर चलित वाहनों और पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाएगी। 2023 का आज दूसरा दिन है। यहाँ आज रीजनल कॉलेज से हेलमेट मोटर बाइक रैली निकाली जा रही, ताकि हेलमेट लगाने का संदेश शहर के सभी नागरिकों को जो सड़क का उपयोग करते हैं दो पहिया वाहन पे, उनको एक संदेश देना है। इसके लिए जो विभिन्न संस्थाओं के लोग, हमारे ट्रैफिक पुलिस के, परिवहन के सभी कर्मी और हिंदुस्तान जिंक के सारे लोगों ने इसमें भाग ले रहे हैं। और ये रैली जो है पूरे शहर में एलिवेटेड रोड से होकर पूरे शहर में घूमकर वापस जवाहर रंगमंच तक पहुंचेगी, शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हेलमेट जो है आज की तारीख में अगर वो लगा के रखते हैं तो 70% उसकी जान बच जाती है। और हेलमेट एक अच्छी मानक का पहने और उसका सही तरीके से पहनकर चालक और सवारी दोनों पे हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये दोनों पर जुर्माना, लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबन, और निलंबन अवधि में अगर गाड़ी चलाता तो दुगुना जुर्माना, और 3 महीने के बाद में 2 दिन की आवश्यक ट्रेनिंग, और उसके बाद भी सामुदायिक सेवा का कानूनी प्रावधान है, उसे 1 यूनिट ब्लड देना पड़ सकता है। ये सब जानकारी आम आदमी तक पहुँचाना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट का प्रयोग करें। अजमेर में मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर महिला के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। ठग ने 4 बार ट्रांजैक्शन कर कुल 37,700 रुपए विड्रॉल किए हैं। मोबाइल पर विड्रॉल का मैसेज आने पर पता चला और अज्ञात के खिलाफ रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वीर तेजाजी नगर दोराई अजमेर निवासी अनिता सैन ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह 9 जनवरी को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच सुभाष नगर चुंगी चौकी रिलायंस के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में पैसे निकालने गई। वहां रुपए विड्रॉल नहीं होने पर एक व्यक्ति ने एटीएम लेकर मदद का प्रयास किया, लेकिन विड्रॉल नहीं होने पर वह एटीएम लेकर वापस आ गई। इसके बाद 11 जनवरी को 10,000 रुपए विड्रॉल होने का मैसेज आया तो एटीएम कार्ड दिखा। वह कार्ड दूसरे का था। 2-2 मिनट के समय में 10,000, फिर 5,000 और उसके बाद 12,700 रुपए यानी कुल 37,700 रुपए विड्रॉल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल पवन कुमार को सौंपी है। कल दिनांक 11 जनवरी 2023 को श्रीमती अनीता देवी पत्नी शम्मी सेन निवासी तेजाजी नगर दोराई उपस्थित थाना आयुक्त ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं दिनांक 9 जनवरी 2023 को रिलायंस मॉल व्यावर रोड के पास में बीओबी एटीएम पर अपने खाते से एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी, तो वहाँ एटीएम से पैसे नहीं निकले और उस दौरान मेरी मदद करने के लिए अज्ञात 2 लड़के थे, जिन्होंने मदद के बहाने मेरा एटीएम चेंज कर दिया। और फिर 11 तारीख को मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है कि 10,000 रुपये 2 बार, फिर 5,000 और फिर 12,700 रुपये, ऐसे करके कुल 37,700 रुपये खाते से निकलने का मैसेज आता है, जिस पर उसका एटीएम चेक करती है तो पता चलता है कि वो एटीएम बदल गया है। इस प्रकार उनको 37,700 रुपये की धोखाधड़ी का एहसास होने पर वो यहाँ पर थाने पर आकर मुकदमा दर्ज कराती हैं और मुकदमा संख्या 15/2023 धारा 420 IPC में दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान पवन कुमार हेड कांस्टेबल 203 के जिम्मे किया गया। आपका परिचय? हेड कांस्टेबल राजेंद्र नाथ, 93 पुलिस थाना रामगंज।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जेल प्रहरी ने कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ड्यूटी पर रहते हुए जेल प्रहरी कल से अन्न त्यागने और मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि 2017 में समझौता हुआ और आज तक लागू नहीं किया गया। राजस्थान पुलिस में आरएसी के बराबर वेतन होना चाहिए। संभाग प्रभारी व जिला अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा ने कहा, जेलों में जेल प्रहरी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इन वेतन विसंगति के समझौते की पालना नहीं होने से जेल प्रहरी नाराज है। हार्डकोर अपराधियों और आरोपियों के बीच जेल में रहने वाली जेल प्रहरियों की वेतन विसंगति और अन्य समस्याओं को लेकर वर्ष 2017 में सरकार ने समझौता किया था, लेकिन अब तक उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। अपनी नाराजगी सरकार तक पहुंचाने के लिए जेल में ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी में रोष है। वर्तमान में पुलिस आरएसी की सैलरी के बीच काफी फर्क है और इसके कारण सभी जेल प्रहरी मानसिक रूप से परेशान है और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। वेतन विसंगति को लेकर कई बार प्रशासन व सरकार को सूचना दी गई, लेकिन उनकी मांगों पर विचार विमर्श तक नहीं किया जा रहा है। उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए समझौते को लागू नहीं किया जाता है तो जेल प्रहरी कल से ड्यूटी पर रहते हुए अन्न त्यागने और मैस का बहिष्कार करने का आंदोलन करेंगे। हमारी वेतन विसंगति और जो 2017 में जो सरकार से लिखित समझौता हुआ था उसको पालना करने के लिए आज हमने यहाँ पे सीएम साहब के ज्ञापन देने के लिए और मंत्री महोदय, जेल मंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए आज कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हमने यही मांग रखी है कि हमारी वेतन विसंगति पुलिस के समान की जाए और जो लंबे समय से सरकार इसकी सुनवाई नहीं कर रही है। आज तक जिन भी हम अधिकारी, मंत्रियों से, उच्च अधिकारियों से, सरकार से मिले, उन्हें पूर्णतः आश्वासन दिया गया है कि आपकी जायज़ मांग है, परंतु हमें इस आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या हमारी ऐसी भूल हुई है जिसके कारण या सरकार हमारे को क्यों नहीं करना चाहती है। ऐसा हमारा एक समान योग्यता, सब कुछ एक समान है, उसके बावजूद भी आज सरकार हमारी मांगे मान नहीं रही है। तो हम इसके बाद कल दिनांक 13/1/2023 से मैच का बहिष्कार, अन्न त्याग करते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा के पालन करते हुए अपने ड्यूटी पर रहेंगे और इसका ऐलान करेंगे, निवेदन करेंगे सरकार से कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द करे। 1998 से हमारे जेल कार्मिकों की और वेतन विसंगति काफ़ी मतलब बहु हो रखी है। तो पहले 1998 से पहले जेल कार्मिक और पुलिस, आरएसी सबका एक समान वेतनमान हुआ करता था, लेकिन यह बढ़ता बढ़ता आज इस कदर हो गया कि पूरे राजस्थान में जेल कार्मिक एक अल्प वेतनभोगी के रूप में जी रहा है। आज सभी राजस्थान की 100 से ऊपर जेल हैं, उन जेलों पर राजस्थान पुलिस, आरएसी और जेल कार्मिक 3 संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन तीनों संस्थाओं में जेल कार्मिकों का वेतनमान इतना कम है कि वो बहुत ही कम है और आरएसी हमारे साथ ड्यूटी कर रही है, दिन रात का फर्क है। तो सरकार से निवेदन है, हम निवेदन करेंगे और अनुशासन में रहकर कल से सभी राजस्थान की सभी जेलों पर अन्न का त्याग करेंगे और ड्यूटी करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम खाना नहीं खाएंगे और ड्यूटी करते रहेंगे। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर जीआरपी पुलिस ने अवैध रूप से ट्रेन से गुजरात ले जाई जा रही देसी शराब की 3 पेटियों के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने बताया कि अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गश्त के दौरान चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान महाराष्ट्र निवासी गौरव झाल्टे कुली की ट्रॉली पर 3 शराब की पेटियां रखकर जा रहा था। जीआरपी पुलिस को शक होने पर उसने बैग की तलाशी ली। तलाशी में बैग में शराब की पेटियां थी। पूछताछ में गौरव संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर जीआरपी थाना पुलिस ने गौरव के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हमारे उस मेले को और 26 जनवरी को देखते हुए सख्त अभियान रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। कल प्राय शाम को 6-7 बजे के आसपास 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक शख्स जिसके पास 3 बड़े बैग थे, जिसके अंदर 672 तक पैकेट जो टेट्रा आती है वो शराब थी और ये है अपने राजस्थान में निर्मित है
और अजमेर से ही कहीं इसने खरीदी है, अजमेर से इसने कहीं खरीदी है और यहाँ से गुजरात ले जा रहा था। नाम गौरव नाम है इसका और ये महाराष्ट्र का रहने वाला दूल्हे का। गुजरात ले गया, गुजरात की तरह तस्करी करे रहने वाला गुजरात का ही। हाँ, गुजरात का रहने वाला। अच्छा, तो इसकी मुखबिर से नहीं, मुखबिर से एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो ट्रेन में ये शराब रख रहा था उस दौरान चढ़ते हुए खुद शराब का नशे में था, उस दौरान ये चढ़ते हुए खुद गिर गया और गिरने से इसकी चोट आई आंखों पे, चेहरे पे। और जब हमें हमारी मुखबिर सूचना और हमारे वहाँ स्टाफ ने उसको देखा, उठाया तो और उसके पास ये जो बैग मिले उसको चेक किया तो उसमें शराब थी। कैसी शराब? देसी नहीं, अंग्रेजी शराब। कौन व्यक्ति है? और ये गौरव नाम का लड़का है और महाराष्ट्र जिले का रहने वाला है और ये अजमेर से गुजरात शराब तस्करी करने के लिए ले जा रहा था। अच्छा सर, ये बताएं राजस्थान की शराब गुजरात में क्यों लेके जाते हैं, क्यों तस्करी? ये एक्चुअल में इसकी 3 गुना इसकी रेट मिलती है। जैसे यहाँ 100 रुपये का अगर क्वार्टर्स है तो वहाँ 300 रुपये उसका क्वार्टर्स मिलता है। वहाँ पर पाबंदी भी है, शराब की पाबंदी है, इसीलिए। अब क्या कार्रवाई रहेगी सर? इसके खिलाफ अभी पीस रिमांड पे लिया है 3 दिन के और इसको देख रहे हैं कि भाई अजमेर में इसको किसने शराब सप्लाई करनी है। इतनी भारी मात्रा में दे भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। और कहाँ मतलब गुजरात किसके यहाँ ले जा रहा था, किसको दे रहा था? सर, अधिकतर तस्करों ने ट्रेन को एक सरल साधन तो नहीं मान लिया है? हाँ, एक्चुअली में क्या अभी जैसे ट्रेनों में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है और भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण ये इसको करीब काफ़ी हद तक इसमें शराब ले जाती है। तस्करी को पाबंदी लगाने के लिए जीआरपी क्या क्या कदम? जीआरपी हमारे यहाँ स्टाफ स्पेशल टीम लगा रखी है और हमारा नियंत्रण जाप्ता है तैयार रहता है और प्रत्येक गाड़ी को चेक करते हैं। हर गाड़ी को जो जैसे गुजरात जाने वाली हो या ऐसी कोई MP से आने वाली गाड़ी है उनको चेक करते हैं जिसमें कोई अवैध मादक पदार्थ। अजमेर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र में महिलाओं के नाक से सोने की नथ लूटने वाले शातिरों को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों ने 4 महिलाओं को अलग अलग समय पर अपना निशाना बनाया, दोनों को बापर्दा रखा गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 6 वारदात करना कबूल लिया है, जिसमें 2 वारदात भीलवाड़ा जिले की है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। अजमेर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र में महिलाओं के नाक से सोने की नथ लूटने वाले शातिरों को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों ने 4 महिलाओं को अलग अलग समय अपना निशाना बनाया, दोनों को बापर्दा रखा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 6 वारदात करना कबूल लिया है, जिसमें 2 वारदात भीलवाड़ा जिले की है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। विजयनगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि 8 जनवरी को सुमित्रा जाट पत्नी श्री नाथू जाट निवासी रेण ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह 20 दिसंबर को शाम 5 बजे अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर विजयनगर से अपने गांव जा रही थी, तो रास्ते में विजयनगर शिखरानी रोड पर शिखरानी एनीकट के आगे 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और 1 तोला सोने की नाक की नथ को झपट्टा मारकर छीनकर ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। विभिन्न मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा पूर्व में चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के बारे में पता किया। संदिग्ध मानकर आरोपी तारों का खेड़ा शिखरानी रोड विजयनगर निवासी नवीन मारू व आदिल मोहम्मद मंसूरी से पूछताछ की गई, तो आरोपियों ने वारदात करना कबूल कर लिया। पूछताछ में अन्य वारदात भी कबूली है। अजमेर में बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टाफ सोसाइटी की ओर से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताया कि ICIC में विलय के दौरान सभी मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। सचिव RS छाबड़ा ने बताया कि राजस्थान बैंक का 12 अगस्त 2010 को विलय ICIC में हुआ। फैमिली पेंशन, मेडिक्लेम सहित अन्य मांग थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसको लेकर राजस्थान के करीब 6000 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी 10 सूत्रीय मांग पर को लेकर बैठे हैं। सबसे पहली मांग है हमारी कि 12 अगस्त 2010 को इस बैंक का विलय ICIC बैंक के अंदर हुआ था और उसमें सब चीज़ों को मानने के बावजूद भी ICIC बैंक के कर्मचारी जो हैं वो अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली मांग है हमारी फैमिली पेंशन के लिए। फैमिली पेंशन का अपडेशन अभी तक नहीं किया है। दूसरी मांग है इंक्रीज ऑफ फैमिली पेंशन, जो कि बाइपर्टेड सेटलमेंट 1993 के अंदर बैंक ऑफ राजस्थान ने किया था। उसका मध्य रखते हुए इन्होंने कहा था कि हम इन बातों को पूरा रखेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने इन बातों को पूरा नहीं किया। तीसरी मांग हमारी है मेडिक्लेम की। मेडिक्लेम सुविधाएं जो है वो हमारे को नहीं मिल रही है, जबकि इनका ये कहने था कि दूसरे बैंकों की तरह आपके बैंक को भी ये मेडिक्लेम सुविधा दी जाएगी। लॉकर रेंट के अंदर स्टाफ के लिए जो सुविधा दी जाती है वो सुविधा नहीं दी जा रही है। बैंक इंटरेस्ट के अंदर जो 1% एक्सेस दिया जाता है उसमें कुछ जगह दिया जा रहा है, कुछ जगह नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से करके ICICI बैंक के प्रबंधकों ने तानाशाही कर रखी है। और जो बाइपार्टेड सेटलमेंट हुआ था
12 अगस्त 2010 के बाद में इस बैंक का विलय हुआ था, उसमें जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आज तक कंप्लीट नहीं की है। इन सभी मांगों को देखकर हमारे आज पूरे देश भर के अंदर धरना दिया गया है, पूरे भारतवर्ष के अंदर, और सारे बैंक और राजस्थान रिटायर्ड कर्मचारी करीब 6 से 7 हजार आदमी इस धरने पर बैठे हुए हैं। केंद्र सेवा दल द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती की 160वीं जयंती गुरुवार को दल के अध्यक्ष आर.के. महावर के सानिध्य में तोपरा स्कूल स्थित उद्यान में मनाई गई। प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर विश्व पटल पर भारत को नई पहचान दिलाई। ऐसी महान हस्ती के प्रतिमा पर शहरवासियों ने फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। स्वामी विवेकानंद जी की आज जन्म जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद एक अपने आप में एक ऐसा नाम था जो युवाओं के अंदर घर कर गया। उन्होंने हमेशा युवाओं को यही संदेश दिया कि वो तब तक कार्य करें जब तक अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाए, तब तक वो चलते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। चाहे देश हित की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, सबको साथ लेकर के चलें और हम देश को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और युवाओं में किस तरीक़ों से देश को आगे बढ़ाने की क्रांति उनके दिलों और दिमाग में पैदा कर सके। उनका हमेशा एक ही लक्ष्य रहा था, हमारा भारत कैसे विकासशील देश बनाए, हमारे युवा कैसे आगे बढ़े, हमारे युवा अपने परिवार, अपने समाज और अपने धार्मिक संस्थाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाकर एक देश का नाम रोशन कर सके। इसी के उद्देश्य के तहत आज अब सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आज उनकी 160वीं जन्म जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।